पढ़ रहे हैं हिंदी विषय में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपकी उपयोगी रहेगी। इनको फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 101 प्रश्न तक पढ़ाई कर ली थी। अब हम इसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छा लगे तो अवश्य बताइएगा। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत सरल प्रश्न है। आलवार संतों की संख्या जो है 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। आलवार जो संत हैं वो 12 संत थे और ये वैष्णव कवि थे। इनको वैष्णव कवि भी माना जाता है। और जो शैव कवि थे, जो साउथ के, जो दक्षिण के शैव कवि थे, उनको नयनार कहा जाता था। नयनार। तो उनकी संख्या 63 मानी गई है। यह आपको पता होना चाहिए। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। इस ग्रंथ की रचनाकार जो हैं वो चंदबरदाई हैं। ग्रंथ जो बाकी के ग्रंथ हैं उनके बारे में बात की गई है यहाँ पर विवरण में। बीसल देव रासो जो है नरपति नाल ने लिखा है। कुमार रासो जो लिखा है दलपति विजय ने लिखा है। परमाल रासो जो लिखा है वो जगनिक ने लिखा है। इसको आलाखंड भी बोला जाता है, जगनिक के द्वारा जो लिखा गया है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? पौमचरियु। इसके रचयिता जो हैं स्वयंभू हैं। इनकी अन्य रचना ऋट्ठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। वाल्मीकि जो रामायण है, रामचरितमानस के रचयिता सभी को ज्ञात होगा, श्री तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है 105वां, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल भाषा है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहा जाता है, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। यह याद रखिएगा, अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? इसका उत्तर है बीसल देव रासो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? बीसल देव रासो इसका नाम है। बीसल देव रासो का जो रचयिता है वो नरपति नाल हैं। वो 1155 ईस्वी में उन्होंने रचना की थी। एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बीसल देव रासो में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडिय सअल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई, यह काव्य किस पंक्ति का है? यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है सरहपाद। सरहपाद के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। पंडिय सअल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ये आपको पता ही होगा, परमाल रासो है जिसके रचनाकार हैं जगनिक। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आल्हा खंड भी कहा जाता है। इस छंद को वीर छंद भी कहा जाता है। 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था 1865 में। आल्हा खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है?
उन्होंने स्वयंभू को पहला कवि माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना है। सामंता ज़्यादातर विद्वानों ने सरहपा को ही पहला कवि माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना गया है? गोरखनाथ को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना गया है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। आंख बंद करके याद रखिएगा, जहाँ भी पृथ्वीराज रासो दिखे आपको, वहाँ आपको उत्तर लगा देना है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को पहला हिंदी का महाकाव्य माना है और पहला महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। खुमान रासो और बीसल दास देव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय और नरपति नाल हैं। नरपति नाल तो आपको पता ही होगा, बीसल देव रासो के हैं। दलपति विजय जो हैं वो खुमान रासो के हैं। कामायनी छायाविधि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इसको कई बार पढ़ लिया है हमने, जिससे आपको याद हो जाना चाहिए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग कथन है। साहित्य समाज का दर्पण है, वो महावीर प्रसाद ने कहा है, और कविता अंतःकरण की चित्तवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अगला प्रश्न है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। यह अगला प्रश्न जो है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह बहुत सरल पंक्ति है। अगली ही पंक्ति इसमें बोली है, चल खुसरो घर आपने। तो यह खुसरो जी की कविता है, पंक्ति है। और निजामुद्दीन औलिया जो कि उनके गुरु थे, उनकी मृत्यु पर यह पंक्ति यह दोहा उन्होंने कहा था। खड़ी बोली का दोहा है। खड़ी बोली के प्रमुख कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? यही बात है। अगली उत्तर है अमीर खुसरो, और डी उसका उत्तर है। इनका पूरा नाम था अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? वो कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और एक और राजा थे जो शिव सिंह थे, उनके भी दरबारी कवि थे। दोनों तिरहुत के राजा थे और ये आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली मैथिल भाषा में रचित है। यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? ये सरहपाद हैं, दोनों में माने जाते हैं। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ हैं, इनमें दोहा कोश प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टर भी कहा जाता है, चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था 1865 में। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ये सबको पता है, पृथ्वीराज रासो लिखी है उन्होंने, तो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि रहे होंगे।
रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह प्रश्न है, यह कथन आशय इसका पूछा गया है, अर्थात पहला इसका विकल्प देखते हैं, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, ये गलत होगा। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के भाव साम्य नहीं हैं, ये भी गलत है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है, ये सही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है, ये गलत है। उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा। अब जो प्राकृत है ना, प्राकृत का अपना पसंदीदा छंद जो कहा जाता है वो गाथा या गाहा कहलाता है, और जो अपभ्रंश है उसका जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है, जो छंद है वो दोहा या दूहा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश का प्रमुख छंद जो है दोहा या दूहा है, प्राकृत का छंद जो है गाथा या गाहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान थे डॉक्टर वूलर। हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। यह पृथ्वीराज विजय के नाम से जयानिक की रचना है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, डॉक्टर वूलर ने। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। जो भी 3 वाक्य विकल्प दिए गए हैं वे अप्रामाणिक मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित जो रचना है वो हमें पता है, रावलवेल है। रावलवेल जो है वो रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है, और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, एक श्रीलंकृत कृति है। इसके बारे में सभी आप जानते ही हैं, रोड़ा कवि ने लिखा है, और इसका नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी इसी रचना से माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक के रचनाकार जो हैं ज्वाइंदू हैं, और वर्ण रत्नाकर आप सभी को पता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। बीसलदेव रासो आपको सभी को पता है, नरपति नाल हैं इनके रचयिता। बीसलदेव रासो के जो हैं रचयिता वो हैं नरपति नाल, तो पहले का ये हो जाएगा, और बाकी कोई सा उत्तर मिल ही नहीं रहा, तो इसका आंसर होगा दूसरा इसमें जो है, हाँ, तो ये उसका उत्तर होगा बी। इसका अर्थ ये हुआ कि खालिक बारी के जो रचयिता हैं वो अमीर खुसरो हो जाएंगे, ये आपको पता ही है। भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं वो शालिभद्र सूरी हैं। दोहा कोश के रचयिता सरहपाद हैं। कीर्तिलता और के विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क के आधार पर यह प्रश्न दिया गया है, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क ये है कि क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसका तर्क तो सही होगा, लेकिन स्थापना गलत होनी चाहिए। इसका उत्तर हाँ ये सही है, क्योंकि सीधा सीधा पता है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, ये नहीं होता है, गलत है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। हठयोग साधना इनका पद्धति का नाम है। पाहुड़ दोहा मुनीराम सिंह का है। डॉक्टर हीरालाल मुनीराम सिंह का आविर्भाव काल
संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनीराम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। इन्होंने पहाड़ दोहा की रचना की है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसने लिखा है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। यह कथन अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। अगला प्रश्न है देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपओ अब हट्ठा। इसका अर्थ है कि देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार विद्यापति हैं। इसका दूसरा पद जो है ते तैसन जपओ अब हट्ठा, देसन बैना सब जन मिठा। देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि रचनाएं की हैं। प्रथम दोनों रचनाएं अर्थात कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट की रचना हैं, और मैथिली रचना में भाषा में जो रचना है वो है पदावली, जो मैथिली कोकिल कहलाए इसको रचने के बाद वो। शांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत अलग तरीके का प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसका उत्तर है सुभाषित ग्रंथ है। शांगधर पद्धति सुभाषित ग्रंथ विधा की रचना है। सुभाषित संग्रह की विधा की रचना है। शांगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आते हैं। शांगधर पद्धति के रचनाकार शांगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। याद रखिएगा, सुभाषित ग्रंथ है शांगधर पद्धति की विधा। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, ये सबको पता है। विद्यापति जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं ये विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। इनमें से कुछ नाम हैं अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि। अगला प्रश्न है विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। इसका कथन जो है वो किस विद्वान ने कहा है? इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश किसने कहा है, यह प्रश्न बनता है, और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा ये। जहाँ पुरानी हिंदी लिखा मिले और अपभ्रंश साथ में लिखा मिले, वहाँ पर आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी विकल्प में मिलेंगे और उसको आपको लगाना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, एक तो सबसे ज़्यादा उसने कहा था, और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 3 प्रमुख कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? सबको पता है 69 समय हैं। 68 छंद हैं। 69 समय हैं, सर्ग हैं, लेकिन 68 छंद प्रयोग किए गए हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदायी के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? आंख बंद करके पुरानी हिंदी लगाइएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पर पौंचरियु है, पहाड़ दोहा है, भविष्यत कहा है, चित्रावली नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है जी, सूफी कवि हैं, अवधी भाषा में लिखी गई है 1613 में।
पवनचरियु स्वयंभू द्वारा रचित है। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह के द्वारा है। भविष्यत कहा धनपाल के द्वारा है। ये सभी काव्य अपभ्रंश की भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित माधव प्रसाद मिश्र। ये अलग तरह का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बहुत कॉमन प्रश्न नहीं है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र ने लिखा है। यह सुदर्शन और वैश्वोपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं। भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। किनकी? माधव प्रसाद मिश्र की भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। इनका खड़ी बोली के आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल आदि हैं। हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? विद्यापति को किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है इन्हें। और हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। यह रचना भृंग भृंगी संवाद में है। कीर्तिलता जो है भृंग भृंगी संवाद में है। पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य संस्कृत भाषा में तथा कीर्तिलता, कीर्ति पताका भट्ट भाषा में, पदावली गोरक्ष विषय मैथिली भाषा में रचित है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन? अपने अमीर खुसरो जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। सामाजिक चेतना अपेक्षित रही है। आश्रयदाता प्रशंसा अपेक्षित रही है। धार्मिक चेतना भी अपेक्षित रही है। राष्ट्रीय चेतना जो है वो उपेक्षित रही है। उत्तर है राष्ट्रीय चेतना। सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना सभी इस काल की विशेषताएं हैं, जबकि राष्ट्रीय चेतना जो है वो विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी जो डिंगल पिंगल मिश्रित थी, वह राजस्थान की तरफ से ज़्यादा लिखे गए थे। रासो काव्य जो हैं हमारे लिखे गए थे आदिकाल में, वो इसी जगह पे ज़्यादातर लिखे गए हैं। राजस्थान, ब्रज और बुंदेलखंड एरिया में ज़्यादा लिखे गए हैं। और वहाँ की भाषा जो है हम जानते हैं डिंगल और पिंगल है। और डिंगल भाषा जो है राजस्थानी और अपभ्रंश को मिलाकर बनती है। पिंगल जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा को मिलकर बनाते हैं, कहलाती है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहण हथ दे चल गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्रवरदाई से संबंधित है, क्योंकि उनका पृथ्वीराज रासो अधूरा रह गया था और उसको पूरा करने के लिए अपने बेटे जलहण के हाथ में उन्होंने दिया था। इसलिए यह उक्ति उन्होंने कही थी, पुस्तक जलहण हथ दे चल गज्जन नृपकाज। इसके बारे में पढ़ लिया जाए। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य कहा है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। बच्चन सिंह ने यह कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक
त्रासदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी सही है। रेवंतगिरी रास जो है विजय सिंह सूरी सही है। स्थूलीभद्र रास जो है वो जिनदत्त सूरी नहीं है, जिनधर्म सूरी है। चंदनवाला रास आसगू ने लिखा है, यह सही है, अर्थात उत्तर हुआ सी। स्थूलीभद्र रास जो है हमारे विजय जिनधर्म सूरी ने लिखा है, जिनदत्त सूरी ने नहीं लिखा है, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर है। 70 छंद में यह लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार लिखा है। मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश लिखा है और रणमल छंद श्रीधर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता पृथ्वीराज के पिता कौन है? क्षमा कीजिए, प्रश्न इस प्रकार है, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? सोमेश्वर इनके पिता रहे हैं, उसमें लिखा है। इसके आधार पर यह प्रश्न बनता है, तो आपको सोमेश्वर लगाना है। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शती से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। याद रखिएगा, ये अलग प्रकार का प्रश्न आया है, इसको याद रखना चाहिए हमें। गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखी है। दलपति विजय जो हैं उन्होंने खुमान रासों की रचना की है। नरपति नाल ने जो लिखा है वो बीसल देव रासो लिखा है 13वीं शताब्दी में। और जलहण ने चंद्रप्रताई के पुत्र थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। नाथों की संख्या 9 है, आंख बंद करके आपको याद हो ही गया होगा। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 लोग हैं जो नाथ कहलाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? वो आपको पता ही होगा, सरहपा थे। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अगला प्रश्न है, खुमान रासों का रचयिता कौन है? खुमान रासों का रचयिता आपको दलपति विजय लगाना है। यह 9वीं सदी में रचना की गई थी। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। आलाखंड नाम से भी इसे जाना जाता है। नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है, परंतु खुमान रासो जो है दलपति विजय ने लिखा है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? विद्यापति की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कीर्तिलता है ही, कीर्तिपता का है ही, पदावली जो है इन्होंने मैथिली में की थी। तो बचा कौन सा? जयमयंक जस चंद्रिका, ये उत्तर होगा इसका। इसके रचनाकार जो हैं मधुकर हैं, मधुकर भट्ट हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपता का एवं पदावली विद्यापति की रचना है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम इसको आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।